अरे वो भिखारी, तुम मेरे साथ एक रात बिताओगे? मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगी। नहीं मैडम, मुझसे ये गलत काम नहीं होगा। क्या बोला तू? तेरी औकात ही क्या है जो तू मुझे मना कर रहा है? बस एक रात की बात है। नहीं मैडम, मैं आपके साथ नहीं सो सकता। मैं आपके साथ नहीं सो सकता। अबे साले, मुझे एक बच्चा ही तो चाहिए। तुझे तो इसमें मजा ही आएगा और ढेर सारा पैसा भी मिलेगा। मुंबई शहर की चमकदार इमारतों के बीच एक औरत रहती थी जिसका नाम यामिनी मेहरा था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, ताकत, इज्जत, शोहरत। लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी और वो था अपना। कोई हर सुबह वो अपनी काली गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस जाती थी, जहां उसका नाम सुनते ही लोग सीधे खड़े हो जाते थे, क्योंकि वो गलती बर्दाश्त नहीं करती थी। और उसी ऑफिस में उसका बॉयफ्रेंड रोहन मल्होत्रा भी काम करता था, जिस पर यामिनी आंख बंद करके भरोसा करती थी। लेकिन एक दिन उसने उसे लिफ्ट में किसी और लड़की के बहुत करीब देखा। उनके हाथों में पीले नोट थे जिन पर कुछ लिखा हुआ था, और उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो धोखे की होती है। उस पल यामिनी के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उसने रोना नहीं चुना। उसने दोनों को सबके सामने निकाल दिया और उसी दिन ऑफिस में पीले रंग पर रोक लगा दी, क्योंकि अब उसे वो रंग धोखे की याद दिलाता था। उसी दिन एक साधारण सा लड़का अमन वर्मा ऑफिस में पार्सल देने आया, जिसका दिल बहुत बड़ा था और जेब बहुत छोटी, क्योंकि वो अपने भतीजे आरव के इलाज के लिए पैसे जुटा रहा था। तभी एक निकाली गई कर्मचारी गीता मिश्रा गुस्से में यामिनी पर झपट पड़ी और अमन ने बिना सोचे समझे उसे बचा लिया। यामिनी पहली बार किसी ऐसे आदमी से प्रभावित हुई जिसके पास न पैसा था न ताकत, सिर्फ इंसानियत थी। उसने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया, जबकि अमन को नहीं पता था कि ये नौकरी नहीं बल्कि किसी की अधूरी जिंदगी में खींचा जाना है। और यहीं से दो टूटे हुए लोगों की कहानी शुरू होती है, जो एक दूसरे से जुड़कर खुद को समझने वाले हैं। अमन जब यामिनी के लिए काम करने लगा तो उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वो किसी साधारण ऑफिस में नहीं बल्कि किसी बहुत सख्त दुनिया में आ गया है, जहां हर चीज तय है। कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, यहां तक कि कैसे सांस लेनी है, ये भी यामिनी के मूड पर निर्भर करता है। लेकिन इसके बावजूद अमन उसे बुरा नहीं मान पाता था, क्योंकि वो उसके गुस्से के पीछे छुपी थकान देख सकता था। उसकी आंखों में वो खालीपन देख सकता था जो पैसे से कभी नहीं भरता। और शायद इसी वजह से वो हर दिन और ज्यादा मन से काम करने लगा। यामिनी उसकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करती थी, कि वो लिफ्ट में बुजुर्गों को पहले जाने देता है, कि वो गार्ड को नाम से बुलाता है, कि वो हर शाम बच्चों को सड़क पार करवाने में मदद करता है। और इन सब बातों में उसे वो इंसान दिखने लगा जो वो अपने बच्चे में देखना चाहती थी। इसलिए उसने अपने असिस्टेंट कुणाल से कहा कि अमन का पूरा मेडिकल चेकअप कराया जाए। अमन को यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने सवाल नहीं किया, क्योंकि वो सवाल पूछने का आदी नहीं था। वो बस मेहनत करने का आदी था। जब उसे पता चला कि ये सब किसी नौकरी का हिस्सा नहीं बल्कि एक सौदे का हिस्सा है, तो उसका दिल बैठ गया। लेकिन फिर उसे आरव का चेहरा याद आया और उसने खुद से समझौता कर लिया। यामिनी ने उसके लिए नियम बना दिए, क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब उठना है। अमन धीरे धीरे खुद को भूलने लगा और सिर्फ जरूरत बनकर रह गया। उसी दौरान उसकी प्रेमिका उससे दूर होती गई, क्योंकि अमन के पास अब उसके लिए समय नहीं था। और एक दिन उसने रिश्ता खत्म कर दिया। अमन उस रात बहुत देर तक सड़क के किनारे बैठा रहा और सोचता रहा कि उसने क्या खोया और क्या पाया। और यामिनी अपने कमरे में बैठकर यही सोचती रही कि वो सही कर रही है या गलत। लेकिन दोनों ही अपने अपने डर से बाहर नहीं आ पाए, और इस तरह दो लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अपने अपने अकेलेपन में फंसे रहे। एक दिन यामिनी अपने पिता मोहनलाल मेहरा से मिलने पुणे के शांति वृद्धाश्रम गई और अमन भी उसके साथ गया। रास्ते भर यामिनी बहुत चुप रही और अमन समझ नहीं पा रहा था कि वो किस बारे में सोच रही है। वृद्धाश्रम पहुंचते ही मोहनलाल ने यामिनी को पहचाना नहीं और उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्या मुझे यहां से घर ले जाओगी। यह सुनकर यामिनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी जिसे उसने छुपा लिया। डॉक्टर ने कहा कि बीमारी अब बढ़ चुकी है और ठीक होना संभव नहीं है। तब यामिनी ने कहा कि पैसे की चिंता मत कीजिए, बस इन्हें अच्छी देखभाल दीजिए। मोहनलाल बार बार यामिनी से घर चलने की विनती करता रहा, लेकिन यामिनी ने मना कर दिया और बाहर आ गई। अमन ये सब देखकर अंदर से हिल गया और उसने यामिनी से कहा
कि कोई अपने पिता को ऐसे कैसे छोड़ सकता है। ये बात यामिनी को चुभ गई और उसने कुछ तीखे शब्द कह दिए जिससे अमन को भी बुरा लगा और वो बिना सोचे समझे उसके दिल पर चोट कर बैठा। यामिनी कुछ कहना चाहती थी लेकिन अमन ने उसे बोलने नहीं दिया और खुद चला गया। उस रात यामिनी बहुत देर तक जागती रही और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी सख्ती किसी और को चोट पहुंचा सकती है। और अमन भी अपने कमरे में बैठा सोचता रहा कि उसने क्या कर दिया, और शायद पहली बार दोनों ने महसूस किया कि सामने वाला सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान है। अगले दिन अमन को यामिनी का फोन आया और उसने उसे अपने घर बुलाया। वहां यामिनी ने पहली बार अपने अतीत के बारे में बात की। उसने बताया कि कैसे उसके पिता ने उसकी मां को धोखा दिया, पीटा और आखिरकार उस दर्द ने उसकी मां की जान ले ली, और कैसे उसने खुद को बचाने के लिए दिल को पत्थर बना लिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने पिता से कानूनी तौर पर रिश्ता तोड़ लिया और कैसे उसे लगता है कि ये सब उसकी सजा है। अमन ये सब सुनकर चुप रहा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, सिर्फ सुनने को बहुत कुछ था। और उसने पहली बार समझा कि किसी के बुरे होने के पीछे कोई कहानी होती है। फिर उसने भी अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी एक छोटी सी गलती से उसके भाई की मौत हो गई और कैसे वो हर दिन उस अपराध बोध के साथ जीता है और शायद इसी वजह से वो सबके लिए जीना चाहता है। दोनों देर तक चुप बैठे रहे। उस चुप्पी में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ समझ थी, और उसी समझ में दोनों के बीच एक नया रिश्ता जन्म लेने लगा, जो न दोस्ती था न प्यार था, लेकिन दोनों से ज्यादा गहरा था। कुछ दिनों बाद यामिनी दिल्ली के आर्यन फर्टिलिटी सेंटर गई और अमन भी उसके साथ गया। वहां यामिनी ने बहुत औपचारिक तरीके से सब किया, जैसे ये उसका कोई निजी सपना नहीं बल्कि कोई बिजनेस डील हो। लेकिन जब वो अकेली कमरे में बैठी तो पहली बार उसे डर लगा कि अगर ये सब हो गया तो उसकी जिंदगी सच में बदल जाएगी। अमन बाहर बैठा रहा और बिना जाने किसी ऐसे पल का इंतजार कर रहा था जो उसकी किस्मत से जुड़ा था। प्रक्रिया पूरी हुई और डॉक्टर ने कहा कि अब बस इंतजार करना है। दोनों चुपचाप बाहर निकले। रास्ते में न कोई बोला न कोई मुस्कुराया, क्योंकि दोनों के अंदर एक ही सवाल घूम रहा था कि ये जो किया है वो सही था या नहीं। लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि वो सवाल जोर से पूछ सके, और इसी खामोशी में दोनों वापस लौट आए। और हर दिन एक अजीब सी बेचैनी के साथ गुजरने लगा। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर का फोन आया और यामिनी को बताया गया कि वो गर्भवती है। ये सुनकर यामिनी कुछ पल तक बोल नहीं पाई और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में धन्यवाद कहा और फोन रख दिया। अमन को जब यह खबर मिली तो उसे समझ नहीं आया कि वो खुश है या डर रहा है, क्योंकि ये बच्चा उसका होते हुए भी उसका नहीं होने वाला था। यामिनी ने ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी रखी और सबको मिठाई बांटी, लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी उसमें खुशी से ज्यादा राहत थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो। अमन दूर खड़ा उसे देखता रहा और सोचता रहा कि क्या वो इस बच्चे का सिर्फ कारण रहेगा या कभी हिस्सा भी बनेगा, और यही सवाल उसे अंदर से खाता रहा। यामिनी की दोस्त सोनिया कपूर शिमला आई और उसने देखा कि यामिनी अब पहले से नरम हो गई है। उसकी आवाज में सख्ती कम और थकान ज्यादा है। सोनिया ने अमन को देखा तो उसे हैरानी हुई कि यामिनी जैसा इंसान ऐसा सरल दिल वाला आदमी कैसे अपने पास रख सकता है, और तभी उसे समझ आया कि शायद यही वजह है। सोनिया ने यामिनी से कहा कि वो अमन से प्यार करने लगी है, लेकिन यामिनी ने बात टाल दी और कहा कि ये सब सिर्फ समझौता है। लेकिन उस रात वो देर तक सो नहीं पाई, क्योंकि दिल झूठ नहीं बोल सकता और वो जानती थी कि वो किसी ऐसे रास्ते पर चल रही है जहां से लौटना आसान नहीं होता। कुछ दिनों बाद यामिनी ने अचानक अमन को कहा कि वो वापस मुंबई जाए और अब उसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर अमन को झटका लगा, क्योंकि बिना किसी वजह के उसे दूर किया जा रहा था। उसने कुछ पूछना चाहा, लेकिन यामिनी ने बात बदल दी और उसे जाने को कह दिया। अमन भारी मन से चला गया और मुंबई लौटकर उसने आरव का ऑपरेशन करवाया, जो सफल रहा, और ये देखकर उसे बहुत सुकून मिला। लेकिन इसके बावजूद उसका मन कहीं और अटका हुआ था। हर रोज उसे यामिनी की याद आती रही, और उधर शिमला में यामिनी भी हर रोज अमन के खाली कमरे के पास से गुजरती और एक पल रुक जाती और फिर खुद को समझाकर आगे बढ़ जाती। कुछ महीनों बाद यामिनी का गर्भपात हो गया और ये खबर किसी तूफान की तरह उसके ऊपर टूटी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, किसी से बात नहीं की, कुछ नहीं खाया, बस एक ही बात दोहराती रही कि उसका बच्चा चला गया और उसकी दुनिया भी उसके साथ चली गई।
सोनिया ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन यामिनी जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई। और एक रात वो अचानक गायब हो गई और किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गई है। और इसी डर में सब उसे ढूंढने निकल पड़े। अमन को जब सोनिया का फोन आया तो उसकी सांस रुक गई। उसने बिना कुछ पूछे अगली फ्लाइट ली और शिमला पहुंचा। वहां सोनिया ने बताया कि यामिनी पहाड़ों की तरफ गई है और वो बहुत दिनों से बहुत टूट चुकी है। दोनों उसे ढूंढते ढूंढते एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे, जहां यामिनी खड़ी नीचे घाटी की तरफ देख रही थी। अमन धीरे धीरे उसके पास गया और उससे कहा कि दर्द से भागने से दर्द खत्म नहीं होता, और अगर वो गिरी तो वो भी उसके साथ गिरेगा। यामिनी ने कहा कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन अमन ने कहा कि जब तक सांस है तब तक कुछ न कुछ बचा रहता है। और फिर उसने अपना सबसे बड़ा राज बताया कि जिस भाई की मौत का बोझ वो उठाए फिरता है, वो उसी की वजह से हुआ था, और इसी अपराध बोध ने उसे हर किसी के लिए जीने पर मजबूर कर दिया। ये सुनकर यामिनी पहली बार रोई और उसके आंसू बहते रहे, और शायद इसी के साथ उसके अंदर जमी हुई बर्फ पिघलने लगी। यामिनी अचानक नीचे कूदने लगी तो अमन ने उसे कसकर पकड़ लिया और दोनों साथ नीचे झपटे। लेकिन कुछ ही पलों में पैराशूट खुल गया और हवा में दोनों झूलने लगे। यामिनी डर से आंखें बंद किए हुए थी और अमन हंसते हुए उसे कह रहा था कि नीचे देखो, दुनिया कितनी खूबसूरत है। लेकिन यामिनी डर के मारे देख नहीं पाई और बस अमन को पकड़े रही। जब दोनों नीचे सुरक्षित उतरे तो यामिनी की टांगें कांप रही थीं, लेकिन उसके दिल में पहली बार डर से ज्यादा जिंदगी की चाह थी, और उसने अमन को गले लगा लिया। और उस पल उसे समझ आया कि खोने के डर से जीना छोड़ देना असली हार होती है। उस दिन के बाद यामिनी और अमन दोनों ने तय किया कि वो दर्द से भागेंगे नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर चलेंगे। यामिनी ने काम से थोड़ा ब्रेक लिया और खुद को समय देना शुरू किया। अमन उसके साथ रहा, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी दबाव के, बस साथ, और यही साथ धीरे धीरे भरोसा बन गया। यामिनी ने पहली बार किसी के सामने कमजोर होना सीखा और अमन ने पहली बार किसी के लिए मजबूत होना छोड़ा। और इसी बीच दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता किसी सौदे से बहुत आगे निकल चुका है और अब वो एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ समय बाद यामिनी ने फिर से काम संभाल लिया, लेकिन अब उसकी सख्ती में इंसानियत मिल गई थी। लोग ऑफिस में उसके नाम से डरते नहीं थे, बल्कि उसका सम्मान करते थे। अमन उसके साथ रहता, लेकिन अब पर्सनल असिस्टेंट की तरह नहीं, बल्कि साथी की तरह। सोनिया ने यह सब देखा तो मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था कि कुछ टूटे लोग जुड़कर सबसे मजबूत बनते हैं, और शायद यही उनकी कहानी का सच था। एक दिन यामिनी ने अमन से कहा कि वो उससे शादी करना चाहती है, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के, बस एक नई शुरुआत के लिए। अमन ने कुछ पल चुप रहकर उसकी आंखों में देखा और फिर सिर हिलाया, क्योंकि कुछ रिश्तों में शब्दों की जरूरत नहीं होती। दोनों ने एक छोटी सी शादी की जिसमें बहुत कम लोग थे, लेकिन बहुत सारा प्यार था। और उस दिन यामिनी ने पहली बार महसूस किया कि उसे किसी का सहारा नहीं, बल्कि किसी का साथ चाहिए था। शादी के बाद दोनों ने बहुत सादा जीवन चुना। काम चलता रहा, लेकिन अब जिंदगी सिर्फ काम नहीं थी। घर में हंसी आने लगी, छोटी छोटी बातों पर बहस होती, और फिर वही बहस हंसी में बदल जाती। यामिनी ने महसूस किया कि खुशी कोई बड़ा सपना नहीं होती, बल्कि रोज का छोटा सा सुकून होती है। और अमन ने जाना कि किसी के लिए जीना खुद के लिए जीने से कहीं आसान होता है। कुछ साल बाद यामिनी फिर से गर्भवती हुई, और इस बार वो डर के बजाय उम्मीद से भरी हुई थी। अमन हर छोटी बात का ध्यान रखता, और यामिनी हर दिन उस बच्चे से बातें करती जैसे वो पहले से ही उसकी दुनिया का हिस्सा हो। और जब डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि इस बार उन्हें लगा कि जिंदगी उन्हें एक और मौका दे रही है। जब जुड़वां बेटियां पैदा हुईं, तो पूरा घर रोशनी से भर गया। यामिनी उन्हें गोद में लेकर देर तक देखती रही, जैसे वो यकीन नहीं कर पा रही हो कि ये सच है। और अमन उन्हें देखकर मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ बच्चे नहीं थे, बल्कि जिंदगी की जीत थे। दोनों ने उन बच्चियों के नाम रखे, आराध्या और अनाया, और हर दिन उनके साथ कुछ नया सीखने लगे। समय बहुत तेजी से बीता, और आराध्या और अनाया बड़ी होने लगी, स्कूल जाने लगी, सवाल पूछने लगी, और दुनिया को अपनी आंखों से समझने लगी। यामिनी उन्हें सिखाती कि मजबूत कैसे बनते हैं, और अमन उन्हें सिखाता कि नरम कैसे रहा जाता है। और दोनों मिलकर उन्हें सिखाते कि इंसान कैसे बना जाता है।
और शायद यही उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। एक शाम पूरा परिवार पहाड़ी घर के बाहर बैठा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, हवा में ठंडक थी। आराध्या और अनाया पास में खेल रही थीं। यामिनी अमन के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी और दोनों बिना कुछ कहे बहुत कुछ महसूस कर रहे थे। यामिनी ने बहुत हल्की आवाज में कहा कि अगर वो दिन ना होता, अगर वो दर्द ना होता, तो शायद ये सब भी ना होता। और अमन ने कहा कि शायद कुछ रास्ते हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें बदलने के लिए होते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ देखा, जहां तारे निकलने लगे थे। और उस पल उन्हें समझ आया कि कहानी कभी सुख या दुख से नहीं बनती, बल्कि उन लोगों से बनती है जो हर हाल में साथ चलते हैं। और यहीं उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से हर दिन की एक नई कहानी शुरू होती रही।